Hello everyone. My name is Richa Sachdeva Physics and today we are coming up with a new series on NCERT back exercises. तो बेटा हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक सारे NCERT के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इस सीरीज में, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो देखो बच्चों, हमें जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है हमें कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन है हम एज इट इज लिखने वाले हैं, जो भी हमें वैल्यूज गिवन है विद इट्स फिजिकल सिंबल। तो देखिए हमें बोला गया है फोर्स बताइए कितना है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज फोर्स। हमें गिवन क्या क्या है हम वो यहाँ पर लिख देंगे। जो बच्चों हम क्लास 9 से अपना एक तरीका फॉलो करते आ रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, हमें आज भी वही मेथड लेकर के चलना है। इस मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तो हमें सामने दिख रहा है कि हाँ जी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बड़े आराम से। तब हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में से जो भी वाइटल चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस क्वेश्चन की आप अपने आंसर शीट में लिखेंगे जरूर। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना है और हमें गिवन क्या है, दो चार्जेस गिवन है। फर्स्ट चार्ज इज 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, सेकेंड चार्ज इज 3 into 10 raised to minus 7 coulomb। साथ ही साथ हमें बता रहा है प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो हमें साथ ही साथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है, कितना बच्चों, 30 सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हुआ कि हमें ये लिखना है कि जो जो क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, हमें देखना है कि सारी चीजें एक ही सिस्टम में है कि नहीं, एमकेएस में हो या तो सारा का सारा या सीजीएस में हो। तो बच्चों इसमें सिर्फ ये है जो एमकेएस में नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देने वाले हैं कैसे, 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर से। थर्ड स्टेप हमारा है कि जो फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है, जो इन सारी क्वांटिटीज को रिलेट करता है, वो हमें फॉर्मूला लिख देना है। तो थर्ड स्टेप मेरा है बच्चों, क्या फॉर्मूला लगेगा बता दो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला लग जाने वाला है यहाँ पे। अब हमारा फोर्थ स्टेप है मेन जो हमने सॉल्व करना है, तो हम फोर्थ स्टेप में जाकर के सॉल्व करेंगे। आपको हर न्यूमेरिकल इसी तरीके से करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें एफ निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ इसमें के है हमारे पास नहीं है, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर लिखेंगे। के हमारे पास होता है बच्चों कूलम्ब्स कांस्टेंट, दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक बात है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 अपॉन, बच्चों देखना 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 का हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। देखिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या बन जाने वाला है, एफ इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 इंटू 3, सारी जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको आप एक साथ लिख लीजिए, 10 की पावर्स को एक साथ लिख लीजिए। देखो 10 रेज टू पावर 9 माइनस 7 अपॉन, देखो बच्चों 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 की स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 माइनस वन। ठीक है जी, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 9 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाने वाला है एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 प्लस 9 प्लस 2, ये दोनों माइनस के ऊपर जाकर के प्लस के हो जाएंगे। तो एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 raised to minus 14 plus 11, that is 6 into 10 raised to power minus 3 न्यूटन is the answer। और बच्चों कोई मुझे बता सकता है क्या ये फोर्स रिपल्सिव है या फिर अट्रैक्टिव? बच्चों ये फोर्स हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स कैसा आया है हमारे पास बच्चों, पॉजिटिव आया है। दिस फोर्स इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई इट इज रिपल्सिव फोर्स। सो दीज टू चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, हम तो देखकर ही बता सकते हैं। तो दो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, चार्ज 1 Q1 is equals to 0.4 microcoulomb, charge 2 that is
0.8 माइक्रोकुलाम नेगेटिव चार्ज है। इन एयर, बेटा एयर गिवन है यानी कि हमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 गिवन है। चाहे एयर लिखा हुआ हो या वैक्यूम लिखा हो या फिर फ्री स्पेस लिखा हो, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। और अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ जी एयर की या वैक्यूम की ही बात हो रही है, ठीक है जी। और थर्ड हमें क्या गिवन है, फोर्स गिवन है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमें गिवन है, दैट इज 0.2 न्यूटन, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पार्ट ए हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, यानी कि हमसे पूछ रहा है व्हाट इज आर। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि F21 कितना है ये हमसे पूछ रहा है कि 2 पर 1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना। तो बच्चों इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज F इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना है बच्चों, दिस K एंड दिस K आर टू डिफरेंट केस। देखना बच्चों हमें पता है दिस स्मॉल K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, दिस स्मॉल K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा K। दिस बड़ा K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस बड़ा K इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है जी। यानी कि जो हमारा स्मॉल K है वो कितना बन जाने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाने वाला है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.4, देखना माइक्रो के लिए क्या लिखते हैं 10⁻⁻6 इंटू ये देखो 0.8 इंटू 10⁻⁻6। मैम इसका माइनस कहाँ गया, इसका माइनस आगे आ गया, ठीक बात है। नीचे क्या है बच्चों, आर तो हमें फाइंड करना है, एफ की वैल्यू गिवन है तो हम एफ की वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो बच्चों एफ कितना गिवन है हमें, देखो 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन इज इक्वल्स टू ये सारा वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, आर स्क्वायर को इधर ले आओ, अननोन क्वांटिटी को हम एलएचएस में ले आएंगे और सारी नोन क्वांटिटीज को हम आरएचएस में ले आएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखना इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, -9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 अपॉन में हमारे पास आ गया है 0.2, यहां से फोर्स 10⁻⁹ -6, ठीक बात है। देखना बच्चों 0.2 से 0.4 कटेगा, क्या आएगा 2 आएगा, ठीक बात है। तो यहां पर बन जाने वाला है, देखो बेटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना बच्चों 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख दूं, 2 को 2 छोड़ देते हैं, इसका पॉइंट यहां दे देते हैं और हम 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते हैं। तो ये बन जाने वाला है बच्चों मेरे पास 10⁻⁻4, ठीक है जी। तो देखना बच्चों क्या बन गया, R इज इक्वल टू अंडर द रूट, अंडर द रूट क्या आ जाने वाला है बच्चों, देखना 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4। देखना बच्चों क्या बना, R इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है जी। So R is equals to 12 into 10⁻², that is R is equals to 0.12 meters. R is equals to कितना आ गया बच्चों, 0.12 meters आ गया। So this is the distance by which they are separated, कि उन पर कितना फोर्स लगे, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगे। So this is the value of R, ठीक है जी। अब इसका बी पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, देखना बच्चों इसका आंसर तो हमारे पास आ गया 0.12 मीटर। बी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि मेरे पास एक चार्ज ये रहा 0.4 माइक्रोकुलाम का, एक चार्ज मेरे पास ये रहा -0.8 माइक्रोकुलाम का, ठीक है जी। डिस्टेंस हमने निकाल दिया इनका कितना है 0.12 मीटर, और फोर्स हमें बता ही दिया बिकॉज ऑफ 1 पर कितना फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। अब पूछ रहा है व्हाट इज F21, तो बेटा ये हम सबको मालूम है कि जितना फोर्स 1 2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स 2 1 पर लगाएगा। तो बच्चों इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है बच्चों, न्यूटोनियन फोर्स है। कौन सा है बच्चों, न्यूटोनियन फोर्स। व्हाट इज न्यूटोनियन फोर्स बच्चों, न्यूटोनियन फोर्स ऐसा फोर्स होता है विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट
बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर 1 2 पर इधर फोर्स लगा रहा है तो 2 1 पर इधर फोर्स लगाएगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वैल्यू सेम रहने वाली है। तो हमारे पास F21 की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, सेम 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन में ही दे रखा है इसका आंसर, ये राजी, ठीक है जी। तो इसका आंसर मेरे पास कितना है, 0.2 न्यूटन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, जो फोर्स लग रही है क्या वो अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर रिपल्सिव फोर्स है? इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? बच्चों क्योंकि हमारे पास देखना जी, एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में कैसी फोर्स लगती है बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। तो बच्चों हमारे पास जो फोर्स लगने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव इन नेचर। आप सोच रहे होगे कि मैम ने तो यहाँ पे आर के साथ माइनस मिस कर दिया है, यहाँ पर माइनस लेकर चले थे और बीच में माइनस को मिस कर दिया। बेटा डिस्टेंस में नेगेटिव का कोई काम नहीं होता, इसलिए हमने माइनस को यहाँ पर छोड़ दिया था, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जे एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। बोल रहा है कि प्रूव करो, चेक करो क्या ये डायमेंशनलेस है। Then look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. फिर हमें इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है एंड देन वी नीड टू टेल व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। तो हमें इन शॉर्ट 3 चीजें करनी है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखना व्हाट इज दिस के, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि के है क्या। तो देखना बच्चों, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखना के के लिए क्या होता है हमारे पास यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होता है बच्चों, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। अपॉन में देखना जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और बच्चों मास क्या होता है, केजी, तो केजी इंटू केजी। देखना भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर से कुलाम स्क्वायर, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास बन गया है यूनिट लेस। क्या बन गया बच्चों, यूनिट लेस। सो यूनिट लेस इज डायमेंशन लेस। तो यूनिट लेस हो गया तो डायमेंशन लेस अपने आप हो गया, ठीक बात है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो सॉल्व हो गई कि चेक करो कि क्या ये रेशियो डायमेंशन लेस है। तो हाँ जी, ये डायमेंशन लेस है। तो अगली बात क्या बोल रहा है, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो हमें अब इन सब की, तो हमें पता है हर कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो उन सब वैल्यूज को पुट करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो करते हैं। देखो जरा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो बच्चों देखना के की वैल्यू मेरे पास होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। अपॉन में बच्चों देखना जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। Me mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 into MP mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27। तो अब हमें इस सारे के सारे सिस्टम को सॉल्व करना है। तो देखो भाई क्या बन जाने वाला है, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10 raised to power 9 minus 19 plus 11 plus 31 plus 27। करो इसको सॉल्व, क्या बन जाएगा। तो बच्चों ये बन गया मेरे पास 23.04 अपॉन 101.3639। तो 10 रेज टू पावर बन गया बच्चों 40। देखना एक जीरो इसको दे देते हो तो क्या बन गया 230.4 अपॉन 101.363 इंटू 10 रेज टू पावर 39। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाने वाला है 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 39। तो बच्चों इस कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, इस कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई है 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 39। तो बच्चों क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो हमने फाइंड आउट कर दी है।
तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या ये डायमेंशनलेस है, वो हमने करके दिया कि हाँ जी यस डायमेंशनलेस है। फिर बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकाल के दो, तो हमने वैल्यू निकाल के दी 2.3 इंटू 10⁻39। अब पूछ रहा व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो बच्चों ये रेशियो हमें क्या बता रहा है, ये हमें बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखना जरा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। बच्चों के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास कूलम्ब फोर्स होता है। जी एम ई एम पी अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो बच्चों दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखना क्या आ रहा है, ये यहां लिख देती हूँ, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यही तो बन रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक force upon gravitational force. So this signifies the ratio between electrostatic force and gravitational force between an electron and a proton. ठीक है जी, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। जो हमने हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी Q इज इक्वल्स टू NE होता है। यहाँ पर जो E था हमारे पास दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू मेरे पास होती है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड दिस N वाज इंटीजर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बच्चों, कि जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, यानी कि चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और एक्वायर्ड इन फ्रैक्शन। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, कभी भी ऐसा नहीं होगा 2.5 इलेक्ट्रॉन गया जी आधा इलेक्ट्रॉन आया जी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ओनली इंटीग्रल, यानी कि 1 2 3 एंड सो फॉर एग्जांपल 50 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, 50 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिए, लाइक दैट। So I would like to write that electric charges can only be transferred in form of integral multiple of E, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। तो इस स्टेटमेंट का बच्चों ये मतलब है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है। अगर बच्चों आपने नहीं देखा है तो हमारे हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट भी हमारे चैनल रिचा सचदेवा फिजिक्स पर आ चुकी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें अगला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। तो बच्चों मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू इतनी कम होती है, तो एक आध चार्ज कम ज्यादा हो भी जाए तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। इट हैज अ वेरी स्मॉल इम्पैक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज स्केल। So if a few electrons are added or removed from a body, it is going to have a very small impact और very small amount चेंज होने वाला है उसमें। इसलिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्या मान के चलते हैं कि चार्जेस कंटिन्यूअस फॉर्म में ही वेरी करते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्क्रीट। तो बच्चों जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, हम एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू व्हेन वी आर डिस्कसिंग एट अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो एज कंपेयर टू मैक्रोस्कोपिक लेवल वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। So we can say that it is continuous in nature while it is being in consideration at a macroscopic level. देखो बच्चों आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, on a macroscopic level the amount of charge transferred is very large as compared to the charge of a single electron. So therefore we tend to ignore the quantization of electric charge in these cases and consider to be continuous in nature. ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। मतलब अगर मेरे पास एक ग्लास की रोड है और उसको एक सिल्क क्लॉथ से हम रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ से हम अगर इसको रब करते हैं, देन चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, तो मतलब दोनों ही चार्ज हो जाती हैं।
ठीक है जी। अ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। कह रहे हैं ऐसा और भी बॉडीज में देखा गया है कि हम रबिंग करते हैं तो चार्ज उसमें आ जाता है। तो पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ या फिर किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को, कोई भी ऐसी दो चीजों को रब किया जाता है तो रबिंग से बच्चों ऑब्वियसली चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर में। तो बच्चों दिस फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज बाय रबिंग टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बच्चों बात आती है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की, तो जब इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है तो ग्लास रॉड एक्वायर कर लेती है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ एक्वायर कर लेता है नेगेटिव चार्ज। यानी कि ग्लास रॉड इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क क्लॉथ इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो रबिंग से पहले इन दोनों का न्यूट्रल चार्ज था, इन दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं था, नेट चार्ज इनका 0 था। नाउ द चार्ज ऑन बोथ ऑफ दीज बॉडीज इज इक्वल। जितना उस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। सो नेट चार्ज इज अगेन 0। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द अपीयरेंस ऑफ चार्ज ऑन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है जी। ये दोनों चीजें कैसी हैं, एनालॉगस है, क्योंकि रबिंग से पहले भी उनका नेट चार्ज 0 था और रबिंग के बाद भी उनका नेट चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है जी। तो बच्चों देखना यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए लिख दिया है when a glass rod is rubbed with a silk cloth opposite charges appear on both the rod एंड दी क्लोथ। मतलब ग्लास रोड पर भी चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लोथ पर भी चार्ज आ जाता है। एंड दिस फिनोमिना ऑफ चार्जिंग बॉडीज बाय रबिंग देम अगेंस्ट ईच अदर इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। Here the electrons are transferred from one body to another, giving both the bodies an equal but opposite charge। दोनों के पास चार्ज कैसा है, इक्वल है, पर नेचर कैसी है उनकी, अपोजिट है, क्योंकि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है जी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वन बॉडी आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द अदर बॉडी। ठीक है जी। देयरफॉर द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज अगेन 0। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक बात है, गॉट इट।